नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ है पथिकृत पाइन जी। उनसे बात करेंगे जो भारत का और दूसरे देशों का कुछ संबंध जिस प्रकार से चरमरा रहा है उसके बारे में। और आरंभ करने से पूर्व आप सभी को याद दिला दें, 6 दिन बचे हैं दी जयपुर डायलॉग समिट 2024 के। इसमें आप सभी आमंत्रित हैं। यदि सशरीर ना आ सके तो लाइव अवश्य देखें, रजिस्ट्रेशन कराएं। और यदि सेशन स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी स्लॉट्स बचे हुए। तो पथिकृत जी, आपका स्वागत है। नमस्कार ये सर। भारत कनाडा यूएस ये मामला तो कुछ बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है। क्या यूएस इलेक्शन का फॉल आउट है क्या ये सिर्फ यूएस इलेक्शन का नहीं है, ये तो हमेशा से जो वेस्टर्न देश है सारे, खास करके यूएस का ये एक पॉलिसी रहा है। और अगर आप वो हेनरी किसिंजर वाला स्टेटमेंट आपको पता है कि टू बी यू नो टू अमेरिका's बी अ फ्रेंड ऑफ द एनिमी इज यूएस फेटल। वो इज डेंजर एब्सोल्युटली वो वाला, फेटल। टू बी अमेरिका's एनिमी इज डेंजरस बट टू बी इट्स फ्रेंड इज फेटल। तो वही वाला इशू हम्म चल रहा है। अगर इसका जो अभी हाल ही का जो जेनेसिस है, जहां से रिसेंट फेस ऑफ शुरू हुआ, वो अगर आप देखेंगे वो हुआ G20 समिट जो सितंबर में इंडिया में हुआ 2023 में। उसमें इंडिया ने जो जो चीज किया, जैसे अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करना, या फिर ग्लोबल साउथ को इतना तवज्जो देना, या फिर सबको लेके कम्युनिके निकालना, जो उसके पहले इंडोनेशिया में भी बहुत मुश्किल हो गया था। ये द वेस्ट डजंट लाइक इट, क्योंकि उनके लिए सारे अफ्रीकन देशों को अगर एक एक जगह पे लाओगे तो फिर हमारा वर्चस्व अलग से कैसे रहेगा। तो आप देखेंगे ठीक उसके बाद ट्रूडो ने निज्जर वाला इशू शुरू किया। जस्ट आफ्टर दैट G20 समिट जब फाइनल समिट हो गया, सक्सेसफुली हो गया उसके बाद से। और उसमें आप देखिए कि पूरा 5 आई अलायंस आ गया ट्रूडो को सपोर्ट करने में, फॉर द डेथ ऑफ हरदीप सिंह निज्जर, जिसको कनाडा बोलता था एक प्लम्बर है, ऑर्डिनरी पीसफुल प्लम्बर। और वो ऑर्डिनरी पीसफुल प्लम्बर ऐसा था कि वो कनाडा के खुद के नो फ्लाई जोन में था, नो फ्लाई लिस्ट में था। उसके बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन इंटरोगेशन हुआ था फॉर अनलॉफुल वेपन्स ट्रेनिंग जो वो दे रहे थे कैनेडियन सिख कुछ लोगों को। सो अगर आप देखेंगे द होल थिंग, लॉट ऑफ पीपल से कि ट्रूडो कर रहा है इलेक्शन के लिए। मुझे नहीं लगता कि ट्रूडो एक इलेक्शन के लिए, कुछ चंद वोटों के लिए इंडिया जैसे देश के साथ इतना रिश्ता बुरा कर देगा। मुझे जो लगता है, जिस तरह से 5 आई अलायंस इसमें आ जाता है, 5 आई इंटेलिजेंस अलायंस, मुझे इसमें आई एम वेरी कन्विंस्ड कि ट्रूडो जो है वो फ्रंट एंडिंग कर रहा है। ट्रूडो इज अ फ्रंट। और जब जब ट्रूडो फेल कर जाता है तब जाके आप देखेंगे यूएस भी कुछ बोल देता है टू सैल्वेज द सिचुएशन। ट्रूडो खुद नहीं कर रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि ट्रूडो कोई दूध का धुला है, उसके खुद का एजेंडा है। सबसे बड़ा एजेंडा उसका यही है कि उसको कोई पूछता नहीं है, कनाडा को कोई पूछता नहीं है। सो ये उसको इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गया, थोड़ा उंगली करो इंडिया को, तो उसका लगा मेरा कद बढ़ गया है। अब ये जो रिसेंट इशू है सर, ये हरियाणा इलेक्शन में अगर बीजेपी हार जाता, उस हिसाब से अगर आप देखेंगे, उसके बाद अगर ये स्टेटमेंट आता, फिर ये दिखाया जाता कि इंडियन हाई कमिश्नर इज वर्किंग अगेंस्ट द सिख कम्युनिटी इन कनाडा, फिर उसके बाद बाकी चीजों को लेके जो फिर मुहिम चलाया जाता, फिर वही आंदोलन के नाम पे लोग आते, फिर इस बार अगर इलेक्शन में कोई और सरकार आ जाता बीजेपी की जगह, तब तो कोई बंद करके नहीं रखता वो, फिर तो वो सबको कनाडा दिल्ली में आने दो, फिर दिल्ली में वही करो जो बांग्लादेश में किया गया, वो तो लाइव सक्सेस है उनके सामने। प्रॉब्लम इनका यह हुआ कि प्लॉट बदल गया, स्क्रिप्ट बदलना भूल गया। तो ट्रूडो को जो डायलॉग दिया गया था वो डायलॉग दे दिया, लेकिन वो काम नहीं आया। तब जाके आप देखेंगे ये विकास यादव वाला जो इशू, सडनली यूएस कम्स अप एंड स्पीक्स अबाउट इट। ये इसी वजह से, अदरवाइज वो डिप्लोमेटिकली यूएस वुड हैव प्रेफर्ड टू सॉल्व इट। बट ये जितना भी है, आप देखेंगे, मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि ये कनाडा का इशू नहीं है, सिर्फ कनाडा का नहीं है, क्योंकि जिस तरह से इंडियन एम्बेसी को यूके में अटैक किया गया, सैन फ्रांसिस्को में इंडिया के एक कॉन्सुलेट को जलाया गया था, इट वाज सेट ऑन फायर। जिस तरह से पन्नू स्टेटमेंट देता है इंडिया के खिलाफ,
जिस तरह से जिस तरह से पन्नू खुल के बोलता है कि वो इसके साथ जुड़े हुए हैं, और आप ये स्टेटमेंट देखेंगे यूएस का जो एफबीआई का डायरेक्टर है क्रिस्टोफर रे, वो कहते हैं द एफबीआई विल नॉट टॉलरेट एक्ट्स ऑफ वायलेंस और अदर एफर्ट्स टू रिटेलिएट अगेंस्ट दोज residing in the US for exercising their constitutionally protected rights. पन्नू के बारे में बोल रहा है. Constitutionally protected right of preaching violence. Preaching violence, talking about harming the Parliament of India, talking about harming Air India planes, talking about harming Indian Hindus in Canada, threatening the Indian High Commissioner in Canada. अच्छा, ये अगर उसके फंडामेंटल राइट्स में आ जाता है, तब तो इफ यू डू इट विद अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर, तो फिर तो इट्स एन ओपन एंड शट केस कि आप करना क्या चाहते. लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं सर, ये पहली बार नहीं. अगर आप डेविड हेडली वाला केस देखेंगे, डेविड हेडली केस में भी यूएस ने एक्सेस दिया नहीं था इंडियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को फॉर इंटरोगेटिंग हिम. एक्स्ट्रेडिशन तो दूर की बात. तो डेविड 26/11 जो टेरर अटैक है, उसमें नो डाउट पाकिस्तान, आईएसआई, लश्कर तोयबा का इन्वॉल्वमेंट तो बियॉन्ड डाउट है. उसके साथ कोई कौन और है, वो वाला इशू में अभी क्वेश्चन मार्क है. Why is United States protecting David मुझे लग रहा है कि CIA भी रहा होगा उसके अंदर. Of course. Why is David Headley being protected? वही सेम चीज पन्नू के हिसाब से चल रहा है. तो शिशिर गुप्ता का एक हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल आया था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, पिछले साल, जहां पे एक टॉप लेवल मीटिंग में शायद किसी ने कहा था टू, आई थिंक टू द CIA डायरेक्टर और somebody of that level to US, कि द ओनली रीजन इंडिया इज नॉट टारगेटिंग पन्नू, ये कोट किया गया था, नॉट वर्बटिम बट इस तरह की, द ओनली रीजन इंडिया इज नॉट टारगेटिंग पन्नू इज बिकॉज इंडिया बिलीव्स, न्यू दिल्ली बिलीव्स दैट ही वर्क्स फॉर लैंगली. अब लैंगली का मतलब CIA है, लैंगली इज द हेडक्वार्टर ऑफ CIA. सो फ्रैंकली स्पीकिंग, ये निज्जर जो है, पन्नू जो है, मैं हैरान हो जाता हूं कि कनाडा में 2022 में मोर देन 800 विक्टिम्स ऑफ होमिसाइड है, 2023 में मोर देन 750, जहां पे एक निज्जर लेके पूरा 5i अलायंस, इंटेलिजेंस अलायंस इतने कन्विंस्ड है, इतने इन्वॉल्व है. अगर इतना इनकी कैपेबिलिटी है तो इजराइल को पहले बता देता कि अक्टूबर 7 में अटैक होने वाला है, भाई अपने आप को बचा लो. वो नहीं बचा पाया, निज्जर के पीछे पड़े हैं सब, निज्जर को निज्जर निज्जर निज्जर. सो दैट स्टिंक्स ऑफ समथिंग which is a larger plot than just some kind of an killing or alleged killing. इसमें एक चीज मैं और कहना चाहता हूं बिफोर आई हैंड ओवर टू यू. यूएस के खुद के जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेंडिशन प्रोग्राम है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेंडिशन प्रोग्राम में वो लोग जो करते हैं विद टेररिस्ट्स बेस्ड अब्रॉड, और जो उनके ब्लैक साइट्स होते थे जहां पे दे यूज्ड टू अरेस्ट टेररिस्ट, नेवर यूज्ड टू ब्रिंग देम टू यूएस. वो ब्लैक साइट्स जो गुआंतानामो बे और जहां जहां इन लोगों ने जो चीजें किया, आफ्टर दैट जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है फॉर अदर कंट्रीज, उसको आप बोलोगे कि उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है टू थ्रेटन अदर कंट्रीज. देन यूर, जब आपके वॉर ऑन टेरर होता है, देन यू एक्सपेक्ट एवरीवन टू अलाई विथ यू. देन यू से कि आइदर यू आर विथ अस और अगेंस्ट अस. बट व्हेन इट कम्स टू टेररिज्म व्हिच इज इंपैक्टिंग अदर कंट्रीज, फिर आप उनको अपने जगह देश में पनाह देके यू अलाउ गिव देम अ सेफ हेवन टू डू एवरीथिंग. और ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट्स, गैंग वॉर, नारकोटिक्स, ट्रैफिकिंग और टारगेटेड किलिंग्स, ये चल रहा है पंजाब में, और ये सारे के सारे इधर कनाडा और यूएस से हो रहा है. देयर आर एविडेंस ऑफ बिहाइंड इट. सो आफ्टर दैट इफ यू, और यहीं पे आता है कि द डुअलिज्म ऑफ डिप्लोमेसी. ऑन वन हैंड वो बोलेंगे इंडिया इज अ ग्रेट डेमोक्रेसी, फिर हाथ मिलाएंगे, डिफेंस डील्स करेंगे. द अदर हैंड विल डू एग्जैक्टली दिस. फिर जस्ट नॉट दिस इज पार्ट ऑफ द लार्जर गेम. चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो एनजीओज हो, चाहे वो इंडेक्सेस हो जिसमें आपको बोला जाएगा आपकी भूखमरी का हाल पाकिस्तान से भी बदतर है, चाहे वो हेजिंग वाला जो जितने सारे फ्रीडम इंडेक्स, डेमोक्रेसी इंडेक्स, हाँ वो इंडेक्स वाले, फिर थिंक टैंक्स, एकेडमिया, सब कुछ मिला. So imagine what we are fighting against. अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि अरे मणिपुर संभाल लो पहले, तो मणिपुर का तार भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है सर. दिस इज व्हाट आई वांट टू से. चाहे वो पाकिस्तान कश्मीर वाले इशू हो, चाहे वो मणिपुर हो, सारे तार एक साथ जुड़े हुए हैं.
ये मणिपुर वाला इशू में अपार्ट फ्रॉम सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, जिसकी वजह से ये कुकी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस इतना स्ट्रेंथेंड हो गए, विच आई थिंक ये सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन के ऊपर कुछ रिव्यू होना चाहिए होम मिनिस्ट्री का। बट प्राइमरी रीजन तो नारकोटिक्स वाला जो वहां पे एक ट्रेड चलता था, वो गोल्डन क्रिसेंट जो है वो वहां पे बॉर्डर कभी फेंसिंग कभी किया ही नहीं जाता था कि ताकि वो फ्री एक्सेस मिले। वो अफगानिस्तान, नेपाल, फिर मणिपुर टू म्यांमार एंड देन इट गोज टू थाईलैंड एंड फिलीपींस, और वो डर्टी मनी से फिर रेजिम चेंज का गेम होता था। तो उसके ऊपर जब पाबंदी आ गई, फेंसिंग शुरू हो गया है, ड्रग कल्टीवेशन के ऊपर पाबंदी लगागी, फिर यू क्रिएट एथनिक प्रॉब्लम्स, फिर यू क्रिएट अदर प्रॉब्लम्स। उसके ऊपर एक्शन भी इंडिया लेगा तो बोलेगा कि क्रिश्चियन माइनॉरिटीज के ऊपर टारगेट किया जा रहा है। सो द प्लॉट इज सेट। ये अभी सर दे आर डूइंग विद इंडिया एग्जैक्टली व्हाट दे हैव डन विद रशिया, एंड दे हैव पुश्ड रशिया इनटू द आर्म्स ऑफ चाइना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इंडिया विल गेट इनटू द आर्म्स ऑफ चाइना, बट आई थिंक इंडिया में अभी अगर आप देखेंगे, द एवरेज परसेप्शन अबाउट अमेरिका इज गोइंग डाउन। कनाडा तो छोड़ ही दीजिए, पीपल आर नाउ रियलाइजिंग इट, पीपल आर नाउ रियलाइजिंग कि क्या हो रहा है। उनको अगर लगा कि ये सब बोल के कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ कनेक्शन है सरकार का, ये सब बोल के अगर उनको लगा कि वो पॉपुलैरिटी कम हो जाएगा सरकार का, लोग तो उल्टा बोल रहा है, अच्छा हुआ, अच्छा किया। So that is, so their plot is not working and they will get more desperate. विकास यादव को भी हीरो कहा जा रहा है। हाँ, हीरो कहा जा रहा है। एंड आई थिंक उनके एक्सट्राडिशन के ऊपर भी वही चीज करना चाहिए इंडिया को जो इन लोगों ने डेविड हेडली के साथ किया था। डेविड हेडली का एक्सट्राडिशन तो दूर की बात, एक्सेस नहीं दिया था। So you can't have double standards when it comes to terrorism. It is terrorism. आज तक सर 9/11 से भी भयंकर टेरर अटैक ऑन द एविएशन सेक्टर वो कनिष्का बॉम्बिंग था, उसको आज तक रिकॉग्निशन नहीं दिया गया, उसका कोई ओबिचुअरी नहीं देता है। देयर इज नो होमेज, देयर इज नो एनिवर्सरी एक्सेप्ट इन इंडिया। इंडिया में भी बहुत ज्यादा नहीं होता था, अभी थोड़ा सा मोदी सरकार ने शुरू किया है। So that was never designated as a major terror attack. So why do you have double standards? आपको कोई टारगेट करे तो that is terrorism. आप ड्रोन लेके कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हो, चाहे वो कसीम सुलेमानी इन इराक, चाहे वो ओसामा बिन लादेन, चाहे वो यमन में कितनों को मारा है, कोई 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 वो यही नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इंडिया ने किसी को मारने का कोशिश किया, बट वेयर दोज हु आर डेजिग्नेटेड एज टेररिस्ट बाय इंडिया, जो आपके स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, आप उनको बोल रहे हो कि वो एक्टिविस्ट है, आपकी डेफिनेशन बदल जाता है। वो कुछ भी बोलेगा, वो ओपनली बोलता है एयर इंडिया के वो प्लेन को उड़ा दूंगा। यूएस इज साइलेंट ऑन दैट। सो दिस इज व्हाई आई से ट्रूडो कुछ नहीं है, ट्रूडो एक प्यादा है, ट्रूडो की इतनी दिमागी नहीं है, कनाडा की इतनी औकाती नहीं है। It's just a front, and I am telling it, UK, Germany, Canada, these are all fronts of somebody else, जिसके लिए ये फॉरेन पॉलिसी उनके खुद का कुछ होता नहीं है। एंड आई थिंक इट्स नाउ कमिंग आउट ऑफ द क्लोजेट। ये अंदर अंदर एक कोल्ड वॉर चल रहा था मोदी सरकार के साथ, और अगर आप पूछेंगे कि क्यों हो रहा है, वेल फंडामेंटली इट ऑल कम्स टू द सेम इश्यूज। इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जिसको कहा जाता है, फॉरेन पॉलिसी की मैं खुद डिसाइड करूंगा इंडिया के लिए क्या सही है। सेकेंडली, आप कल्चरली इंटीग्रेट कर रहे हो देश को, उनके प्रॉब्लम है। आप वो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हो, उनको प्रॉब्लम है। यू डोंट लिसन टू देम, यू डोंट गो टू अ वॉर व्हेन दे से दैट यू शुड गो टू अ वॉर, ये उनका प्रॉब्लम है। उनको लगा कि इंडिया का चाइना के साथ प्रॉब्लम है तो इंडिया को यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे चाइना के खिलाफ। तो इंडिया ने चाइना के साथ प्रॉब्लम हमारा अभी भी है, बट वी आर डीलिंग इट ऑन आवर ओन टर्म्स रादर देन बीइंग देयर लैकी। दैट इज देयर प्रॉब्लम। आई थिंक यूएस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उनको लगा इंडिया विल रिप्लेस यूनाइटेड किंगडम एज द नेक्स्ट लैकी या टॉय पुडल, अब कुछ भी कह दीजिए, हम नहीं बने। हमारी प्रॉब्लम्स खुद हजारों है, वी आर नॉट वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, हमारे चैलेंजेस है, बट वी आर नॉट गोइंग टू बी योर लैकी एंड डू एग्जैक्टली व्हाट यू वांट अस टू डू। वी वांट गुड रिलेशन विद यू। और ये अभी जो डिप्लोमेटिक रिलेशन कट डाउन किया है कनाडा के साथ इंडिया ने, इसके बाद ये विकास यादव वाला इशू अमेरिका ने छेड़ा। मुझे लगता है देयर इज अ मैसेजिंग दैट इज आल्सो बीइंग गिवन कि एनफ इज एनफ, यू नो, यू कांट कीप ऑन डूइंग इट। और इसका इंपैक्ट पड़ रहा है, इंडिया में बहुत इंपैक्ट है। एलिमेंट सिटिंग इन कनाडा डू लॉट ऑफ नॉनसेंस इन इंडिया, ऐसा नहीं है कि अचानक ने किया, इंडिया ने किया है। सो ये मैसेजिंग है कि इंडिया भी अभी कुछ करेगा। एंड आई एम टेलिंग यू, एज थिंग्स स्टैंड टुडे, अगर कमला हैरिस जीत के आएगी तो थिंग्स विल बी वर्स। आई सर, लॉट ऑफ पीपल मे नॉट एग्री विथ मी, बट आई थिंक अ वॉर इज कमिंग फॉर इंडिया। ये सारे चीज जब काम नहीं करता है, दे विल ट्राई टू पिन यू डाउन। व्हाट डू दे वांट विथ यू?
they want you to be externally stable. They don't want to rock the entire cart, but they want you to be internally in chaos, ताकि आप हमेशा फायर फाइटिंग करते रहो। ये थोड़ा सा पंजाब में, थोड़ा सा मणिपुर में, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां, पूरा एक साथ नहीं करेगा। बट नाउ द प्रॉब्लम इज इट्स नॉट वर्किंग आउट, इट्स गेटिंग एक्सपोज्ड, पीपल आर नॉट रिएक्टिंग एनीमोर, सो दे विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप। इसको अगर थोड़ा सा इसी आपकी ही लाइंस पे ब्रेक डाउन किया जाए, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो ब्रेकिंग पॉइंट था वो रशियन ऑयल परचेज था भारत का? एब्सोल्युटली, रशियन ऑयल परचेज सिर्फ नहीं था, उसके साथ इंडिया ने जो S-400 डील किया, दैट वाज अ ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट इसलिए था, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यूएस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उस टाइम जो था, रशिया के ऊपर काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज टू सैंक्शंस एक्ट करके काटसा सैंक्शन था। इंडिया ने बोल दिया कि S-400 का कोई मेरे पास कोई अल्टरनेट है नहीं, आई हैव टू टेक इट। यूएस का प्रॉब्लम यह है कि या तो आप एयर डिफेंस सिस्टम यूएस का लो, फिर भी वो बेस्ट ऑफ द सिस्टम्स आपको नहीं देगा। दूसरी चीज है, वो उनका प्रॉब्लम है कि आप अमेरिकन वेपन सिस्टम्स हार्डवेयर यूज करते हो, जैसे C-17, C-130, उसके साथ रशियन वेपन सिस्टम्स आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, खास करके एयर डिफेंस सिस्टम, क्योंकि वो सिग्नेचर रशिया विल कम टू नो कि इनका सिग्नेचर क्या है, ये जो होता है रेडार वाला इशू। बट इंडिया ने हमेशा डिस्टिंक्ट रखा है। एक तो वो वाला इशू था, फिर रशिया ऑयल परचेज वाज अ वेरी बिग इशू, हालांकि उससे इन लोगों ने सबसे ज्यादा बेनिफिट किया है, क्योंकि इंडिया ने जब रशिया से खरीदा वो थर्ड पार्टी हो जाता था, फिर इंडिया से सबसे ज्यादा, कैन यू इमेजिन, इंडिया वाज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स। हालांकि हम तेल खुद नहीं बनाते, और सब हमारा जो नंबर 1 रेवेन्यू अर्नर, एक्सपोर्ट अर्नर इज ऑयल, राइट। सो उनका ये प्रॉब्लम है, देखिए सर, नंबर 2 इज डायमंड, नंबर 1 इज ऑयल। एब्सोल्युटली। और थर्ड इनका जो प्रॉब्लम था, वो एक तो ऑयल, फिर वेपन सिस्टम्स, थर्ड वाला जो इशू है वो है वैक्सीन। वैक्सीन के टाइम बहुत प्रेशर आया था टू इंपोर्ट वैक्सीन, जो इंडिया ने किया नहीं। हालांकि इंडिया में जो वैक्सीन बनाया जाता है एस्ट्राजेनेका का, वो लाइसेंस प्रोडक्शन था, पर बनाया गया था इंडिया में। उस टाइम द ओनली कंट्री जिससे थोड़ा बहुत वैक्सीन हम लोगों ने लिया है, वो भी इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ, वो था स्पुतनिक, वो रशिया का था। इंडिया ने मॉडर्ना और फाइजर का वैक्सीन नहीं लिया। ये इनके लिए खुन्नस वाली इशू है। फिर उनके साथ जो इंडिया का जो प्रोडक्ट, जो सप्लाई चेन इंडिया बना रहा है खुद का, रेसिलियंट सप्लाई चेन, इनको सर, एक तो वी हैव टू एडमिट दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, ये बेवकूफ नहीं है। वो आज के सिलसिले में ये सिर्फ चीज नहीं कर रहा है, उनको लग रहा है कि अगर इस तरह से इंडिया चला तो 10 साल 15 साल बाद इंडिया कहां पे पहुंचेगा, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज इंडिया। इस वजह से यहां पे अभी उंगली किया जा रहा है। जैसे 2001 से मोदी जी के पीछे कुछ लोग पड़े थे, उनको लगा था एक दिन मोदी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, 15 साल पहले से लग गए थे, ये भी यही कर रहा है। ये आज के हिसाब से अगर कोई देखे तो दे विल थिंक कि अरे इंडिया क्या क्या करेगा यूएस का, ऐसा नहीं है। उनको प्रॉब्लम ये भी है कि यार इंडिया को थोड़ा हिला दूंगा तो ये जो ग्लोबल साउथ के 125 देश सब आज सवाल कर रहे ग्लोबल नॉर्थ को, बीबीसी के जर्नलिस्ट को डांट देता है, ये सब लाइन पे आ जाएगा, ठिकाने पे आ जाएगा अगर इंडिया को साइज कर दिया। तो ये क्योंकि हो नहीं रहा है, 2024 इलेक्शन में इन लोगों ने सब कुछ जान जोखिम में डाल दिया, सब कुछ किया, फिर भी उतना रिजल्ट इनको आया नहीं जितना उन्होंने उम्मीद किया था। फिर हरियाणा वाज अ मेजर इशू, हरियाणा ने देश को बचा दिया, ये हम सब जानते हैं सर। तो इनको अभी डेस्परेशन है, एंड आई एम टेलिंग यू इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप हियर। मैंने पहले भी कहा था कि 2024 वाज नॉट द एंड। 2024 लोकसभा इलेक्शन के बाद ऐसा नहीं कि देयर इज गोइंग टू स्टॉप। तो ये आप देखेंगे, इंडेक्स अभी काम नहीं कर रहा है, एनजीओ को लोग गाली दे रहा है, और इनके जितने सारे प्यादे होते थे, एनजीओज, नारकोटिक्स या फिर माओविस्ट, सबको पेला जा रहा है। प्रॉब्लम उनका यहां पे भी है। नाउ दे विल फाइंड आउट न्यू वेज, दीज थिंग्स आर नॉट वर्किंग। बांग्लादेश क्रिएट किया गया, एंड आई एम श्योर in the next 1 or 2 years if we will not be, we should not be surprised अगर एक कॉन्फ्लिक्ट आता है इंडिया के ऊपर, आएगा। एंड इफ यू वांट टू बी स्ट्रेटेजिकली ऑटोनॉमिक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अगर आप खुद अपना रखना चाहते हो, तो आपको ये फेस करना पड़ेगा, जो जिनके खुद के वर्चस्व चला है वो नहीं चाहेंगे कोई और आए, so you have to deal with it। मुझे ये ऐसा नहीं है कि समथिंग हैपनिंग आउट ऑफ द ब्लू, ये एस्पियोनेज वाला इशू, ये सब सर यूएस ने, फ्रांस, यूके, बहुत सारे अपने एलाइज के साथ कर चुके हैं। इट्स नॉट समथिंग न्यू। इंडिया तो खैर एलाई है नहीं, ये तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। एलाई, ये तो चाहते हैं कि इंडिया एलाई बन जाए, जब चाहे अपना सोल्जर इंडिया भेजे मरने के लिए।
So that is why it's happening primarily because of Russia oil, but उसके बाद भी बहुत सारे इश्यूज हुआ जिसकी वजह से इंडिया जैसे इन लोगों ने सोचा गिर जाएगा, गिरा नहीं। इट बिकेम मोर रेसिलियंट, emerged as the fifth largest economy। फिर इंडिया सिटी ऑफ लंदन से गोल्ड लाना शुरू कर दिया, ये भी इनके लिए प्रॉब्लम है। फिर वो अब हमारा जो यूपीआई सिस्टम है वो बॉस्ट्रो अकाउंट है, रूपी रूबल मैकेनिज्म में, फिर डॉलर के खिलाफ काम कर रहे हैं। उनको लग रहा है हम डॉलर के खिलाफ काम नहीं कर रहे, वी आर ओनली ट्राइंग टू क्रिएट, जिसको कहते हैं कि हम अपना बैकअप तैयार कर रहे हैं। और कि एनी टाइम दे कैन इम्पोज सैंक्शंस ऑन एनीबॉडी, और हमको बोलेंगे कि इससे कुछ लो, उससे कुछ मत लो, कल को हमारे ऊपर भी सैंक्शंस लगा सकते हैं। यही कारण से लगा सकता है, पन्नू वाले इशू में भी लगा सकता है, ये कुछ भी कर सकता है। सो वी हैव टू बी केयरफुल, बट एट द सेम टाइम मैं हमेशा ये कहता हूं, कैन यू लिव विदाउट देम? नो, यू हैव टू कोऑप्ट, एडजस्ट एंड यू हैव टू गो ऑन। सो इट्स अ बैटल विच इज नॉट गोइंग टू एंड। और उसका मतलब ये नहीं कि आप कल सबको मना कर दो, हमारा कोई रिश्ता नहीं है आपके साथ। तो इट्स अ बैटल ऑफ इक्विलिब्रियम, एक टाइम आ जाएगा, बट तब जब तक हाँ, इक्विलिब्रियम लेकिन नहीं जो आता है। इनके जो छोटे मोटे जो पूडल्स हैं कनाडा जैसे, उनकी तो हम बैंड बजा ही सकते हैं ना। वो तो बैंड बजा दिया सर, वो इशू ही नहीं है, वो तो इशू यूएस है। मैं कनाडा की तो बात ही नहीं करता हूँ, कनाडा की सर मैं बात ही नहीं करता हूँ, इनकी कोई औकात ही नहीं है। ये G7 में इसका कोई, ये G7 एक एंग्लो सैक्सन ऑर्गेनाइजेशन है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कनाडा। कनाडा जीडीपी वाइज कहीं आता ही नहीं है टू बिकम पार्ट ऑफ G7, फिर भी वो G7 में है, इंडिया G7 में नहीं है। तो इसी वजह से जयशंकर जी ने कहा ना, इसी वजह से हमने ब्रिक्स बना लिया। सर यूके इज डेस्परेट फॉर अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया नहीं कर रहा है, नहीं करेगा। ब्रेक्सिट के बाद यूके डेस्परेटली नीड्स अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया। कनाडा को क्या, कनाडा क्या कितना ट्रेड होता है? लेस देन 10-15 बिलियन डॉलर होगा, दैट इंडिया कैन मैनेज विदाउट देम। और उनका प्रॉब्लम है कि कनाडा में अगर इंडियन लोग जाना बंद कर दिया वो एजुकेशन के लिए, हालांकि मैं तो हमेशा सोचता हूं कनाडा मैं खुद बाहर पढ़ा हूं, तो आई एम टेलिंग यू, कनाडा के यूनिवर्सिटीज को कभी कोई वर्ल्ड क्लास नहीं सोचता है, तो वो इट्स नथिंग। अगर किसी को इंटरेस्ट है बाहर जाके पढ़ाई करने का, कहीं और जाए, बट कनाडा इज नॉट अ प्लेस जहां पे आपको लगेगा कि यू आर गेटिंग समथिंग जिससे आपको बहुत बड़ा दुनिया आपको मान लेगा। सो कनाडा का जो एजुकेशन सिस्टम है वो इंडिया ऑलमोस्ट चला रहा है 40-50%। मुझे तो लगता है कि पाबंदी लगा देना चाहिए इंडिया को कि कहीं और जाओ, सिंगापुर जाओ, कहीं और जाओ, कनाडा मत जाओ। हिल जाएंगे सब सर, इनकी इकोनॉमी है क्या? इसीलिए देखेंगे ट्रूडो इतना स्टेटमेंट देने के बाद बोलता है नो वी बिलीव इन वन चाइना पॉलिसी, वन इंडिया पॉलिसी। बोल दिया ना, क्योंकि इनको इनको तो सामने देख के गाली खिला के फिर जिसको जो करवाना था कर दिया। गाली तो खा रहा है ट्रूडो, लेकिन काम किसी और ने किया है, ये किसी और का गेम प्लान है। ये ट्रूडो इज नथिंग बेसिकली। हाँ, उसके खुद के फायदा डेफिनेटली होंगे, बट इट्स नॉट जस्ट हिम वर्किंग, वो सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं, इट्स अ बिगर थिंग गोइंग ऑन। बैक टू यू सर। और ये जो बांग्लादेश को भी एक्टिवेट इसीलिए किया इन्होंने कि भाई इंडिया के ऊपर प्रेशर डालो। ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली, बांग्लादेश वाला एक्टिविज्म, ये जो एक्टिवेशन है, इट इज जस्ट फॉर इंडिया। और इसके लिए इन लोगों ने काम बहुत दिन से किया है। खास करके उनका रशिया का जो फॉरेन मिनिस्ट्री का एक स्पोक्स पर्सन है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन अबाउट हर नेम, मारिया जाकारोवा, शी सेड इन 2023 दिसंबर कि यूएस बांग्लादेश में रेजिम चेंज करेगा। ये इट्स अपेरेंट, वो क्यों अब तो वो मिसाइल सिस्टम से लेने की बात कर रहा है। वी ऑल नो व्हाट बांग्लादेश इज डूइंग। और बांग्लादेश कोलैप्स करेगा तो भी हमें प्रॉब्लम बढ़ेगा, प्रॉब्लम कम नहीं होगा। तो वी शुड नॉट बी हैप्पी अगर बांग्लादेश पूरा कोलैप्स कर जाए, क्योंकि तो प्रेशर पूरा इंडिया के ऊपर आएगा, सारी इन्फिल्ट्रेशन बढ़ जाएगा। और बाकी रेडिकलाइजेशन तो आपको मुझसे बेहतर पता है कि क्या हो रहा है वहां पे। आप सोचिए, यूएस वांट्स टू ब्रिंग डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश विद होल्डिंग द हैंड्स ऑफ जमात। इससे ज्यादा हिपोक्रेसी क्या हो सकता है? हिफाजत इस्लाम और जमात जो इतने ग्रुप्स है, जमात इस्लामी का हाथ पकड़ के वो डेमोक्रेसी लाना चाहता है बांग्लादेश में। और देन यू कैन मेक आउट व्हाट इट इज। यही है। अच्छा, आप ये बताएं कि अब जो ब्रिक्स, एससीओ का तो हो गया, और एससीओ तो खैर आई डोंट थिंक इट वाज कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, लेकिन अब ब्रिक्स का होने वाला है। नहीं, मैं ये देखिए और एससीओ वाला, हाँ जी, ब्रिक्स में पुतिन ने ऑलरेडी स्टेटमेंट दिया है कि भाई अभी वी आर वेरी फार अवे फ्रॉम ब्रिक्स यूनिफाइड करेंसी। तो फिर अब ये जो ब्रिक्स का जो सेशन होगा उसके फिर क्या हाईलाइट होगा?
मोदी जी देखिए जाएंगे, शी जिनपिंग आएगा, और इट इज वेरी ऑब्वियस कि भाई रशिया को तो इन्होंने चाइना के साथ मिला ही दिया है। और मैं कई बार से कह रहा हूँ कि यूएस मे अचीव द इम्पॉसिबल, ब्रिंगिंग इंडिया एंड चाइना टुगेदर। ये भी ये हो सकता है कि भाई जिस तरह से वो चाइना को भी टारगेट कर रहे हैं, भारत को भी टारगेट कर रहे हैं, रशिया को भी टारगेट कर रहे हैं, तो सबको जिस तरह से टारगेट कर रहे हैं, तो सबको अल्टीमेटली वही वाली बात कि एनिमी इज योर फ्रेंड, वो वाली स्थिति है। और भारत ने बहुत ही बुद्धिमत्ता पूर्वक चाइना से अपने रिलेशन तोड़े नहीं, एब्सोल्युटली। तोड़े नहीं। हाँ, चाइना सर इज एन एडवर्सरी, हम्म, चाइना इज नॉट एन एनिमी, इज एन एडवर्सरी, और वो बहुत भयंकर एडवर्सरी है। कोई ये ना समझे कि मेरा कोई सॉफ्ट कॉर्नर है चाइना के प्रति, बट चाइना इज अ सिविलाइजेशनल स्टेट। उनके 5,000 10,000 साल का सिविलाइजेशन है। ये तो कम्युनिस्ट इज अ डिफरेंट इशू, कम्युनिज्म की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो इस बार सर एससीओ समिट हमेशा क्या होता है, ब्रिक्स समिट के पहले एससीओ इज बेसिकली अ प्रीकर्सर। वो वहां पे जाके सेटिंग होता है सारे फॉरेन मिनिस्टर्स का कि भाई वहां पे होगा क्या ब्रिक्स में। अब तो ब्रिक्स में सर करेंसी नहीं होगा, लेकिन वो स्विफ्ट का ऑल्टरनेटिव के ऊपर, जैसे मैंने पहले कहा था कि पेमेंट मैकेनिज्म में कुछ काम तो हो रहा है। और वैसे ही इंडिया का क्या है, इंडिया के अपने बायलैटरल लेवल पे पेमेंट मैकेनिज्म इंडिया का बहुत सारे देशों के साथ वॉस्ट्रो अकाउंट या यूपीआई है। यूएस रशिया ने कुछ बना दिया, उसको कहते हैं शायद एसपीएसएस या सीआईपीएस किप्स कुछ है, और चाइना का भी है। मैं एग्जैक्ट याद नहीं है कि किसका कौन सा है। दोनों का ही स्विफ्ट का अल्टरनेटिव इन्होंने बनाया, एसपीएसएस एंड सीआईपीएस, एक देश का है। तो सर दो चीज तो इस बार होगा गारंटी। एक तो मोदी जी जबरदस्त झप्पी लगाएंगे पुतिन को, और चिढ़ाने के लिए लगाएंगे यूएस को कि चिढ़ो तुम। बहुत बड़ा एक झप्पी पुतिन को लगाएंगे, और शी जिनपिंग को भी झप्पी दे सकता है। झप्पी इसीलिए देगा कि तुम चिड़ो, तुम वहां पे और जलो, अमेरिकन वालों को बोलेगा। ये तो होगा। दूसरी चीज है, आई थिंक ब्रिक्स, एक तो पेमेंट मैकेनिज्म, ब्रिक्स कोई कॉमन ट्रेडिंग ग्राउंड लाएगा कि नहीं मुझे पता नहीं, बट आई एम श्योर दे विल वर्क ऑन दैट। एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं, बट सम काइंड ऑफ अ कॉमन ग्राउंड फॉर ट्रेड, और वो होना चाहिए। वो इसीलिए होना चाहिए, कभी भी ये लोग कोई सैंक्शंस लगा देगा और हम लोग हमेशा से वी विल अबाइड बाय दैट, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। सेकेंडली, यू नीड अ, जैसे साउथ अमेरिका का जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, आई एम नॉट सेइंग यू विल हैव अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद चाइना, बट देयर विल बी सम काइंड ऑफ अ मैकेनिज्म फॉर कोलैबोरेशंस ऑन टेक्नोलॉजी। एटलीस्ट रशिया के साथ तो इंस्टीट्यूशनलाइज हो ही जाएगा। और रशिया के साथ सिर्फ नहीं, ब्रिक्स में the entire African Union is very, very enthusiastic about BRICS doing much more than what is being done right now. तो जो जो चीजों पे यूनाइटेड नेशन का मैंडेट है, ब्रिक्स का धीरे धीरे उसमें मैंडेट दिया जाएगा। करेंसी विल बी प्रोबेबली द लास्ट थिंग, अभी वो टाइम नहीं आया है। पेमेंट मैकेनिज्म माइट बी वन। आप देखेंगे यूनाइटेड नेशन कौन से चीज में काम करता है। जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है यूएन का है ही नहीं। आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर ब्रिक्स इवेंचुअली कम्स आउट विद अ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म कि जहां जहां कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वी विल गो एंड मीडिएट। अब देखेंगे उसका रिएक्शन फिर वेस्ट क्या आएगा। देन इट, और ब्रिक्स में फिर उसके बाद होगा वैक्सीन के ऊपर, हेल्थ सेक्टर के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। ब्रिक्स कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स जो अभी क्वाड करने की कोशिश कर रहा है। क्वाड बोल रहा है रेसिलियंट सप्लाई चेन के ऊपर काम करो, ब्रिक्स भी कर सकता है टू डेवलप रेसिलियंट सप्लाई चेन। आज जाके सर आप देखेंगे जिस तरह से मिडिल ईस्ट का हालत है, मोदी जी ने जो रशिया के साथ रिश्ता नहीं तोड़ा, तेल लेना कंटिन्यू रखा, इसका तो सबसे ज्यादा बेनिफिट 2025 में आएगा, जब मिडिल ईस्ट का क्राइसिस ऐसे भयंकर लेवल पे जाएगा कि तेल प्रोडक्शन का प्राइस तो बढ़ ही जाएगा और तेल की सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शंस बहुत बड़े पैमाने में आएंगे। तब जाके वो जो व्लादिवोस्तोक चेन्नई वाला रूट है, दैट विल कम टू आवर हेल्प। तब जाके आईएनएसटीसी विल कम टू आवर हेल्प। आई डोंट नो क्या होगा आईएनएसटीसी का, क्योंकि ईरान इज अ क्वेश्चन मार्क, बट ब्रिक्स में a lot of things will be discussed about Middle East as well, क्योंकि इस बार ईरान भी जा रहा है ब्रिक्स में। वो ऑब्जर्वर स्टेटस है, मुझे जितना याद है। सो मुझे लगता है कि जिस तरह से नेटो के मीटिंग में या G7 के मीटिंग में यूक्रेन लेके, मिडिल ईस्ट लेके स्टेटमेंट्स आता है, उस तरह का स्टेटमेंट्स अभी ज्वाइंट स्टेटमेंट ब्रिक्स में भी मिडिल ईस्ट लेके आएगा। उस तरह के स्टेटमेंट यूक्रेन लेके आएगा, उस तरह का स्टेटमेंट बहुत और चीजों के लेके आएगा।
तो आई थिंक राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, इंडिया, देखिए इंडिया के लिए यूएसबी इज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर, बट रिश्ता तो यूएस खराब कर रहा है, रिश्ता यूएस खराब कर रहा है, और दे आर ब्रिंगिंग इट इन द ओपन, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। उनको यह समझना चाहिए दैट इफ वी नीड देम दे ऑल्सो नीड अस। वो नहीं, यू नो, आप वो बेचोगे सामान कहां पे? उनका प्रॉब्लम क्या है? उनका प्रॉब्लम है कि हम कंज्यूमर से कॉम्पिटिटर बन रहे हैं, उनका प्रॉब्लम ये भी है। इसी वजह से देखेंगे, मैंने पहले भी कहा था, अदानी अंबानी को टारगेट किया जाता है। दे डोंट वांट culturally driven, family controlled business empires which are creating long term infrastructure asset for India, both in India and abroad. उनको है कि every business should be, देखिए 1951 से the definition of development जो UN ने तैयार किया, because driven by these countries of West, कि आप डेवलप तब तक नहीं हो सकते unless you co-opt the West. उनके लिए डेफिनेशन का डेवलपमेंट का डेफिनेशन सक्सेसफुल है ही नहीं, कंप्लीट है ही नहीं, जब तक यू आर नॉट अलाइन विद द वेस्ट। अब जब दिस ग्लोबल साउथ मूवमेंट इज हैपनिंग, व्हेन इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स रशिया एंड स्टिल डेवलपिंग, इनके लिए इट्स अ प्रॉब्लम, बिकॉज इट्स बिकमिंग अ टेम्पलेट फॉर मेनी अदर कंट्रीज दैट यू डोंट नीड टू abide by what West says all the time to be developed. So I am telling you, I cannot say exactly what BRICS statements would be. Payment mechanism is an easier thing to do than करेंसी, और पेमेंट मैकेनिज्म में इंडिया चाइना का भी अगर होगा, दिट विल नॉट बी वेरी प्रॉब्लमेटिक। आई डोंट नो विच करेंसी विल बी यूज्ड, उनके वन होगा या रुपी होगा, बट सम काइंड ऑफ सेटलमेंट कैन हैपन। सेकंड वाज, एज आई सेड, जो चीज यूएन करता है, ब्रिक्स विल क्रिएट एन ऑल्टरनेट फॉर दैट। ब्रिक्स के इंस्टीट्यूशनलाइज होना बहुत जरूरी है। अगर सर किसी दिन एक प्रॉपर तरीके से ब्रिक्स का एक हेडक्वार्टर बन के सब तैयार हो जाए ना, you will see a horde of south countries of global south joining BRICS. वो यूएन को छोड़ दे, और ताकि ये ना हो, इस वजह से ये सब चीजें किया जा रहा है। एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, वी शुड बी वेरी केयरफुल। अ वॉर इज कमिंग टुवर्ड्स इंडिया। इट मे नॉट कम टुडे, इट मे नॉट कम इन द नेक्स्ट 6 months, 1 year, बट इवेंचुअली इट्स गोना कम। ये इराक के ऊपर भी आया था, ये लीबिया के ऊपर भी आया था, ये रशिया के ऊपर चल रहा है, और चाइना के ऊपर तो ट्रेड वॉर बहुत दिन से चल रहा है। बचा कौन? बचा इंडिया। और इंडिया ने, इनको लगा था आइदर इंडिया विल बी ऑन द वेस्टर्न साइड और विल बी विद चाइना एंड रशिया। इंडिया ने कहा कि भाई हम सबके साथ हैं, लेकिन हम एक थर्ड फ्रंट भी खोल रहे हैं, द होल ग्लोबल साउथ को इज विद मी, और हम किसी को रूल करने के लिए नहीं आ रहे। वी आर नॉट कमिंग हियर टू से कि तुम यूएस को छोड़ो, मेरे साथ आओ। वी आर टुगेदर कमिंग अप विद द प्रॉब्लम्स विद ऑल ऑफ अस हैव फेस्ड। जैसे कोई मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन ग्लोबल साउथ की बात नहीं करता, कोई मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन सैंक्शन लगाने के पहले यह सोचता नहीं कि छोटे छोटे देश कैसे इंपैक्ट होंगे। श्रीलंका सर जब कोलैप्स किया था ना, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, सैंक्शंस ऑन रशिया। क्योंकि एक तो कोविड के वजह से इनका हालत खराब था, इनके 2 ही एक्सपोर्ट है, टी और टूरिज्म, फिर इतने दोनों ही बर्बाद हो गया था। और उस टाइम कमोडिटी प्राइसेस बिकॉज ऑफ सैंक्शंस इतना बढ़ गया था दैट दे कोलैप्स, दे डिडंट हैव फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तब जाके इंडिया ने जो उनको रूपी पेमेंट मैकेनिज्म दिया, दैट एक्चुअली सेव्ड देम, कि भाई तुम्हें डॉलर से ट्रांजैक्ट करने की जरूरत नहीं, तुम मेरे सामान मेरे रूपी में खरीदो। अभी तो लाइन ऑफ क्रेडिट इंडिया रूपी में देना शुरू कर दिया। दिस इज अनदर ट्रिगर पॉइंट फॉर द वेस्ट। लाइन ऑफ क्रेडिट यू आर गिविंग इन रूपी, दे विल नॉट एक्सेप्ट, दे कांट थिंक अबाउट इट, बिकॉज उनके लिए ये, जैसे मैंने कहा, ये दे आर इंटेलिजेंट। दीज आर बेबी स्टेप्स, वन एट अ टाइम बीइंग टेकन बाय इंडिया टुवर्ड्स समथिंग, क्योंकि इंडिया को पता है कि अगले 10 साल में we will be treated as China is treated right now. So line of credit जो मॉरिशस को दिया गया, एंड रूपी, तुम इंडिया के रूपी से, इंडिया से सामान खरीदो, उसी से ट्रेड करो। कोई ये नहीं कह रहा कि रूपी, मालदीव से भी तो स्वैप किया ना, मालदीव से भी स्वैप किया। अब तो श्रीलंका तो पेग कर रहा है शायद, आई एम श्योर इवेंचुअली श्रीलंका विल पेग देयर करेंसी टू इंडियन रूपी, एंड इट्स बेनिफिट्स देम, उनके लिए बेनिफिशियल है। उनके लिए डॉलर वाला इज अ चैलेंज, कब क्या सैंक्शन लगा दे आपको उसको भी पता नहीं। सो देयर आर मल्टीप्लिसिटी ऑफ फैक्टर्स। इसी वजह से मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया के लिए नेक्स्ट 3-4 years इज नॉट गोइंग टू बी इजी, इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ, बिकॉज यू हैव डिसाइडेड, वंस यू हैव डिसाइडेड, यू हैव टू गो थ्रू दैट पाथ, दैट हम अपने तरीके से चलेंगे, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, जो भी हो, वी विल डिसाइड आवर ओन पाथ, एंड दैट जस्टिफाइड, दैट्स जस्टिफाइड। तो ये आज जितने भी विरोध पक्ष के कुछ पार्टी है, कुछ बहुत ज्यादा बोलता है, ये भी अगर भगवान ना करे, बट ये भी पावर में अगर आ जाए तो ये भी यही पॉलिसी लेंगे
it's not very easy to co-opt and do exactly what the Americans say. Americans ने तो सर 9/11 के बाद जब अफगानिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, that time they asked India to send soldiers. उस टाइम भेजा नहीं गया था. That time also the same thing was said कि सर आप हमसे पूछ के तो नहीं गए थे अफगानिस्तान में. मतलब मुझे किसी जनरल ने इंडिया के कहा था, हंसी मजाक में he had responded कि आपने पूछ के तो नहीं गए थे, हम अपने सोल्जर्स क्यों भेजे. So they always want somebody else to dispense their soldiers for their conflicts. क्योंकि इंडिया ये करता नहीं है, it's a problem for them. So it's going to अच्छा, go up. एक बात और जो है, जो मेजर अभी जो दिख रही है होते हुए, क्योंकि ये जो यूक्रेन को इन्होंने वेपनाइज किया था कि आप रशिया में घुसो, वो कुर्स्क के अंदर गए, वो कुर्स्क वाला जो मामला उनका है वो फेल हो रहा है. अल्टीमेटली यूक्रेन इज गोइंग टू लूज. इट मे टेक अ वाइल, लेकिन यूक्रेन जो है वो ये वॉर हारेगा. ये अब बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है. इट्स लाइक अ राइटिंग ऑन द वॉल. उसके बाद क्या रीसेट होगा ग्लोबल रिलेशंस में? सर दो चीज मैं कहना चाहता हूं. अभी नेटो के लिए, ईयू के लिए, यूएस के लिए जेलेंस्की इज बिकमिंग अ फ्रैंकेनस्टाइन. आपने इसको इतना वेपनाइज किया है, इतना इस्तेमाल किया है कि वो उस जगह को अभी छोड़ेगा नहीं. अभी अगर आप देखेंगे रिसेंट जो स्टेटमेंट यूक्रेन का आया है, वो बोल रहा है कि या तो हमें नेटो में ले लो. नेटो में लेने का मतलब है कि कोई भी नेटो देश में अटैक होगा तो मतलब नेटो विल हैव टू गो फॉर द वॉर. तो वो चाहते हैं कि नेटो डायरेक्टली रशिया से लड़े. तो वो बोल रहा है कि या तो हमें नेटो में ले लो, या तो फिर हम न्यूक्लियर वेपन ले लेंगे कहीं ना कहीं से. आप लोग सोचिए व्हाट काइंड ऑफ थ्रेट ही इज गिविंग. अब न्यूक्लियर वेपन आई डोंट नो वो ले पाएगा कि नहीं, उतना आसान नहीं है. बट जो डर्टी बॉम्ब है, कहीं ना कहीं मतलब कहां से ले लेगा? पाकिस्तान से? सर ब्लैक मार्केट में इतने बड़े पैमाने में रेडियो एक्टिव मटेरियल अवेलेबल है, आप यकीन नहीं मानोगे. सो व्हाट जेलेंस्की इज इंडिकेटिंग इज दिस, वो न्यूक्लियर वेपन तो यूज नहीं कर पाएगा. बट ब्लैक मार्केट, मैं आपको एक चीज कहता हूं, आप हैरान हो जाएंगे. जब वॉर ऑन आइसिस चल रहा था ना इराक में, यूनिवर्सिटी ऑफ मोसूल से बड़े पैमाने में रेडियो एक्टिव मटेरियल गायब हो गया था. उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन कभी हुआ नहीं. और इस लेवल के रेडियो एक्टिव मटेरियल जो गायब हो जाता है, ब्लैक मार्केट में मिलता है, उससे जो बनता है उसको कहते हैं डर्टी बॉम्ब. डर्टी बॉम्ब इज अ कन्वेंशनल बॉम्ब जिसके अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है. तो वो एक कन्वेंशनल बॉम्ब की तरह फटता है, लेकिन पूरे इकोसिस्टम एनवायरनमेंट में इट स्प्रेड्स रेडियो एक्टिव मटेरियल, जिससे आपके इमीडिएट कैजुअलिटी शायद 10-12 ही होंगे, लेकिन वो जो रेडियो एक्टिव मटेरियल वो स्प्रेड कर रहा है, उससे इवेंचुअली विद इन 6 months to 1 year you would have, God forbid, you can have thousands of people coming out with cancers or other major diseases जो radioactive material से होता है. So basically Zelensky is threatening कि अगर हमें आप नेटो में नहीं लोगे, I will use a dirty bomb on Russia. क्योंकि उसको पता है कि ये लड़ाई वो हार तो जाएगा. यूक्रेन हारा मतलब जेलेंस्की गया, वो उसको जिंदा नहीं रहने देंगे. Now the issue is another thing. Russia is waiting for the conflict in Middle East to go to the next level. अब US is already overstretched. US का प्रॉब्लम सर यह है, जो मैंने पहले भी कहा था, उसको ज्यूइश फंडिंग और ज्यूइश लॉबी को भी ठीक रखना है, और एंटी इजराइल वोट भी चाहिए डेमोक्रेट्स के लिए. अगर वो लड़ाई चला ओवरस्ट्रेच हो जाता है, यूएस गेट्स इन्वॉल्व इन द कॉन्फ्लिक्ट इन मिडिल ईस्ट, जो कि पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इजराइल कुछ ना कुछ करेगा इजराइल ईरान के ऊपर, नहीं तो वो मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ना नॉर्मलाइज हो जाएगा. वो इजराइल कैन नॉट अफोर्ड दैट. एंड देन इफ ईरान रिटेलिएट्स, तब तो इजराइल, यूएस विल गेट इन्वॉल्व. तब जाके Russia will wait for that opportunity to expand into rest of Ukraine and maybe breach the borders of Ukraine into rest of Europe. वो करेगा सर. 30 देशों ने मिलकर रशिया के साथ लड़ाई किया पिछले 2 साल में. आप सोचते हो कि वो छोड़ देंगे इन देशों को? इसीलिए आप देखेंगे ईस्टर्न यूरोप में दे आर वेरी जिटरी राइट नाउ कि इसके बाद कौन बचाने आएगा. एंड दे आर ओवरस्ट्रेच. उनके जो उसको कहते हैं वॉर वेस्टेज रिजर्व, जिसको कहते हैं ना, कि आप लड़ाई करने के लिए कितने रिजर्व आपके पास एम्यूनिशन है, वॉर वेस्टेज रिजर्व ऑफ बोथ नेटो एंड यूएस आर इन क्वेश्चन. इतना इन लोगों ने दिया. पैसा तो दे सकते हो, पर वो वेपन सिस्टम्स प्रोडक्शन करने में टाइम लगता है. आई थिंक रशिया विल गो फॉर अ ग्लोबल रिसेट. एक दिन में नहीं होगा, बट रशिया विल गेट इनटू द रेस्ट ऑफ यूरोप. कहां जाता है
अगर आप पिछले 2 वर्ल्ड वॉर देखेंगे, बोथ आर यूरोप सेंट्रिक. द नेक्स्ट वॉर वी आर ऑलरेडी इन द मिडल ऑफ समथिंग. मुझे लगता है कि दैट वन ऑल्सो विल बी यूरोप सेंट्रिक. रशिया नहीं छोड़ेगा, रशिया छोड़ता नहीं है. So it's a very dangerous situation. That's why I'm saying 2025-26 is very critical for the world. यूक्रेन में रशिया नहीं छोड़ेगा, बिकॉज रशिया को भी पता है ये लड़ाई जो पिछले 2-2.5 साल से लड़ रहा है, ये यूक्रेन के खिलाफ नहीं लड़ रहा है. दिस इज अ वॉर रशिया इज डी फैक्टो फाइटिंग अगेंस्ट नेटो एंड प्राइमरीली यूएस. सो यूएस को तो कुछ कर नहीं सकता शायद, क्योंकि ज्योग्राफिकली इतना डिस्टेंट है, बट यूरोप इज नॉट सेफ. प्रॉब्लम विद यूरोप, वोकिज्म कर करके ऐसे हालात है. आई डोंट थिंक एन एवरेज फ्रेंच मैन और ए जर्मन टुडे इज इन ए पोजीशन टू टेक अप वेपन्स टू फाइट अगेंस्ट रशिया. वो चाहते भी नहीं है, वो चाहते भी नहीं है. उनको नहीं, उनके लिए रशिया इज नॉट दैट बिग एन एनिमी, चाहे उनका मीडिया जितना भी दिखा ले. नहीं, दे डोंट कंसीडर एनिमी रशिया इज दैट बिग एन एनिमी. और ये तो बेवकूफ है सारे अपने पूरे. आपके सब तेल कहां से आएगा रशिया के खिलाफ लड़ाई करोगे तो? आपके तेल तो रशिया से आता है, आपके एनर्जी तो रशिया से आता है. आपको रात को ठंड ना लगे उसके लिए जो सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टम वो नॉर्थ स्ट्रीम से आता था, उसको आप ही ने उड़ा दिया अमेरिका को खुश करने के लिए. सो ऑफ कोर्स ग्लोबल रिसेट होगा. ग्लोबल रिसेट एक दिन में तो नहीं होता है, वो 10 साल लग जाएंगे, लेकिन उसके पहले कॉन्फ्लिक्ट तो अभी शुरुआत है. आई थिंक यूक्रेन वॉर इज जस्ट द फेज 1 ऑफ अ लार्जर कॉन्फ्लिक्ट वी आर वेटिंग फॉर. सैड, इट शुड नॉट हैपन, बट वी शुड नॉट बी सरप्राइज अगर ये होता है. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. इसमें एक बात और, जो मेजर एक्स फैक्टर जो होगा, वो अभी यूएस इलेक्शन होने वाला है. एब्सोल्युटली. 5 नवंबर को यूएस इलेक्शन के फिर क्या नतीजे आते हैं. इफ कमला हैरिस विंस तो जो चल रहा है वही चलता रहेगा. और चल रहा है वही चलता रहेगा. मैंने तो कई बार ये कहा है कि मैं तो चाहता हूं कि कमला हैरिस जीते, जिससे कि यूएस की डिक्लाइन जो है वो और एक्सेलरेट हो जाए. एब्सोल्युटली. आप एकदम बिल्कुल लेकिन सही. अगर ट्रंप जीत जाता है तो क्या होगा? वैसे इस समय जो रेटिंग्स हैं वो बड़ी कंफ्यूजिंग है, और कई जगह तो ट्रंप इज बीइंग शोन इन द लीड, लेकिन जो ये इनका लेगेसी मीडिया है वो सारा का सारा हैरिस को बराबर या आगे दिखा रहा है. सो वी डोंट रियली नो, क्योंकि पहले तो जो ओपिनियन पोल्स होते थे वो काफी रिलायबल भी होते थे. आजकल तो वो रिलायबिलिटी भी नहीं रही है. हाँ, वो इंडिया से सीख लिया है कि कैसे अनरिलायबल होना है, किस तरह से माहौल बनाना है. इंडियन एजेंसी से सीख लिया है. सर एक चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी तक तो जनवरी तक है बाइडन, तो अगर वो इलेक्शन हार भी जाता है डेमोक्रेट्स, फिर भी टिल जनवरी दे विल बी देयर. ऐसा माहौल तैयार कर देगा कि ट्रम्प के लिए भी पूरा रिवर्स करना मुश्किल हो जाएगा. दैट इज द बिगेस्ट फियर many hedge funds and investment bankers have. So ऐसा सिचुएशन होगा, it will be very difficult for Trump to say कि कल से नहीं, रशिया के साथ हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर वो यूक्रेन को हथियार देना बंद भी कर देगा, वो शायद बंद कर देगा, ट्रम्प आएगा तो बंद कर देगा यूक्रेन को हथियार देना, लेकिन लड़ाई खत्म नहीं होगा. रशिया जो कर रहा है वो करता रहेगा. रशिया विल कंटिन्यू. रशिया का मोमेंटम बढ़ जाएगा. रशिया विल गो फॉर द नेक्स्ट रेस्ट ऑफ यूरोप, या फिर रेस्ट ऑफ एटलीस्ट ईस्टर्न यूरोप को तो अपने साइड ले लेगा. मिडिल ईस्ट वाला इशू मोर कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ट्रम्प हैज बीन ऑलवेज अगेंस्ट ईरान, और अभी जो सिचुएशन है, रशिया इज सो प्रो ईरान. आप देखे होंगे पिछले कुछ दिनों में जिस तरह के स्टेटमेंट्स आए हैं रशिया से ऑन द ईरान मैटर, कि ईरान को दे विल नॉट लेट ईरान गो डाउन. तो वहां पे कुछ फेस ऑफ पुतिन के साथ तो कुछ क्वारल होगा ही. Trump is very anti-China and anti-Iran. He is pro-Russia. लेकिन डेमोक्रेट्स ने रशिया को इतना धकेल दिया है चाइना और ईरान के तरफ कि आज रशिया के लिए to disown China and to disown Iran will be very difficult even if Trump comes to power. So it's a very difficult situation for all the countries, क्योंकि उनको पता नहीं कल डेमोक्रेट फिर आ जाएंगे तो फिर और भी करेंगे. So Russia right now is not going to dump its allies, which are China and Iran, and that is a problem for Trump. That's why I'm saying वो ऐसा एक माहौल होगा, उसमें 100% रिवर्स गियर ट्रम्प के लिए करना भी मुश्किल होगा. बट यूरोप विल फेस प्रॉब्लम, क्योंकि ट्रम्प नेटो के लिए भी यूरोप को बोलेगा तुम कंट्रीब्यूट ज्यादा करो, पूरा आपकी सिक्योरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी यूएस नहीं लेगा. नेटो के पास, यूरोप के पास अभी पैसा है कि नहीं, दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क.
और उसके बाद यूरोपियन यूनियन रहेगा कि नहीं, दैट इज अनदर क्वेश्चन मार्क. सो अगर ट्रंप आता है, आई डाउट, अगेन इट मे नॉट हैपन इन वन डे, आई डाउट इफ नेटो विल सर्वाइव और नॉट. नेटो मे नॉट सर्वाइव. अगर आप देखेंगे इंडिकेशंस फ्रॉम ट्रंप, दैट इज वेरी वेरी क्लियर. He will ask Europe to pay for the security. These countries don't have the money today. इनकी internal issues भी इतने हैं. हाँ, बाकी चीज waging war on the... if NATO doesn't survive, जो ग्लोबलिस्ट का इतना बड़ा उद्योग था EU, वो भी सर्वाइव नहीं करेगा. EU में प्रॉब्लम है. EU में बहुत बड़ा प्रॉब्लम अभी ये है, क्योंकि क्या प्रॉब्लम है सर, बिकॉज जो सैंक्शंस है रशिया के ऊपर, प्राइस ऑफ एनर्जी हैज गॉन अप बाय 8 to 10 टाइम्स. तो बड़े बड़े जो इकोनॉमी है, जर्मनी, फ्रांस, वो तो अपने कंपनीज को सब्सिडाइज कर रहा है, लेकिन छोटे छोटे जो देश है, बहुत सारे छोटे देश, वो नहीं कर पा रहा है. और फिर यूरोप इज आस्किंग दिस बिगर इकोनॉमीज टू सब्सिडाइज द स्मॉलर इकोनॉमीज, और उनके लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, कितना सब्सिडाइज करें. फिर आप देखेंगे यूरोप का जो सिचुएशन है, उनके कॉलोनियल हैंगओवर तो जाते नहीं है. उनको आज भी लगता है कि यूरोप डिसाइड्स व्हाट्स गुड फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. पर अगर आप देखेंगे फंडामेंटली यूरोप का प्रॉब्लम यह है कि फॉर एनर्जी सिक्योरिटी दे डिपेंड ऑन रशिया, फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केट दे डिपेंड ऑन चाइना, एंड फॉर मिलिट्री सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी दे डिपेंड ऑन अमेरिका. उनके खुद के क्या है? So can they survive? So they need somebody. It is like वो मतलब they require somebody to hold on to. If Trump gives up, pulls up the hand, उनके लिए to adjust with Russia करना के सिवा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा. और then Putin, I'm not saying Putin will be controlling or ruling Europe, but जो चीज इन लोगों ने सोचा था कि पूरा रशिया को उड़ा देंगे, रेजिम चेंज करवा देंगे, वो तो दूर की बात. You might see a lot of regime change eventually happening in Europe if Trump comes to power. That is pretty much visible. Chaos तो इतना होगा सर यूरोप में, आप देख ही रहे हो कि किसी भी सरकार के लिए चलाना मुश्किल हो जाएगा in the next few months. Already है. It's going to be more difficult. So it's going to be very very volatile half a decade from here onward. तो इसीलिए उनका है कि भाई हम सब वोलेटिलिटी में रहेंगे और सिर्फ इंडिया ग्रो करेगा, करने नहीं देंगे. तुम भी फंसोगे इसमें. दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू. हाँ भाई, आप 7-8% से ग्रो करते रहो और हम मरते रहे, ये तो एग्जैक्टली आप सोचिए. दिस इज एग्जैक्टली व्हाई दे आर डूइंग इट. कहा जाता ना, व्हाई आर दे डूइंग व्हाट दे आर डूइंग. दिस इज एग्जैक्टली कि वी विल नॉट अलाउ यू टू ग्रो लाइक स्विट्जरलैंड ड्यूरिंग सेकंड वर्ल्ड वॉर, कि तुम अपने आइलैंड में रहो और ग्रो करो, हम तुमको भी हिला के रखेंगे. दिस इज व्हाट दे आर प्लानिंग. और आप उनके एक्टिविटीज से आप देख सकते हो कि दे आर ट्राइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स. वो आई थिंक इंडिया के लिए भी ये कहना नहीं चाहिए. इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि हम लोग इतने अगले जन्म में विश्वास करते हैं. हम लोग कुछ करते ही नहीं है जब तक हमें कोई मतलब प्रेशर नहीं देते. तो नाउ वी आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ प्रेशर. तो बहुत सारे जो ब्लंट एजेस थे उनको फिर से शार्पन किया जा रहा है. मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, इंटरनल सिक्योरिटी में लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग. हो सकता है कि सब में से कि लॉट मोर हैज टू बी डन. आई आल्सो एग्री टू दैट. बट जिस तरह से एनजीओस के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, फॉरेन एनजीओस, माओवादियों को तो इतने मारा जा रहा है, फिर नारकोटिक्स इतना पकड़ा जा रहा है, मैसिव वर्क हैपनिंग. और इसमें क्या है कि मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट जो प्रो बीजेपी नहीं है, उनका भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसेंसस तो है कि हाँ इसमें काम करना है. हालांकि थ्रेट्स और भी है, ये सिर्फ 3 थ्रेट नहीं है. जी सर. करेक्ट. आइए आज की चर्चा को यहीं पर अब विराम देते हैं. बड़ा ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो बन रहा है और डेफिनेटली आई थिंक वी नीड मोदी मोर देन एवर टू नेविगेट थ्रू दिस. ओके, अगर आप सोचिए कि कहीं राहुल गांधी जैसा कोई होता है इस समय पर, तो वो क्या करता, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि बिल्कुल देश को बर्बाद करके छोड़ देता. सर मैं एक चीज अंत में कहना चाहता हूँ. वेस्ट जितना भी डेमोक्रेसी के बारे में बड़े बड़े बात करता है ना, दे प्रेफर फ्रेजाइल गवर्नमेंट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज. उनके लिए प्रॉब्लम है, दे डोंट वांट नेशनलिस्ट गवर्नमेंट्स. उनके लिए ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है. फ्रेजाइल रहोगे उनके लिए ठीक ठाक है, देन दे विल कोऑप्ट यू, थोड़ा बहुत कुछ दे भी देगा आप. एंड दैट इज वेयर दिस इज प्रॉब्लम फॉर.
वैसे तो सबकी हालत इतनी खराब है, भाई किसी के पास कुछ देने को है भी नहीं। वो सही अब है। यूएस का भी देखिए आप, वो क्या है, अगर उनके रिजर्व करेंसी नहीं हो तो वो क्या करेंगे। ट्रू। और नहीं धीरे मतलब धीरे मैं बोल धीरे रहा था, धीरे यही उनका टेम्पलेट दुनिया है। जो है डी डॉलराइज धीरे 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 तो हो ही रही है। बहुत इट मे धीरे नॉट धीरे। बी। अच्छा, ये भी इनके लिए एक प्रॉब्लम है कि इतने धीरे से कर रहा है सब कि वो कुछ कर भी नहीं पा रहा है। धीरे से हो रहा है, बहुत धीरे से। अच्छा, एक दिन में शॉक। रशिया का तो इन्होंने फोर्स कर दिया। रशिया ने तो अपने आप को 25-30% डी डॉलराइज कर लिया। सर उससे इंडिया ने ज्यादा भी वो कोई इंडिया ने भी सर वो 10-15% कर लिया। 60-70% हो गया रशिया का, 60-70%। वो तो रूबल में पेमेंट करता है, रुपी में पेमेंट करता है, चाइना के साथ युआन में डील करता है। डॉलर बहुत लिमिटेड है। इंडिया भी धीरे धीरे कर रहा है। तो रशिया को तो इन लोगों ने मजबूर किया। अब इंडिया भी इतना, ये लोग इंडिया के ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि कोनो भी काउंटर प्रोडक्टिव फॉर दैट। ये वो समझ नहीं रहा है। उनको लग रहा है कि जितना पुश करो इंडिया को, उतना वो इंडिया हमारे तरफ आ जाएगा। दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। दे फॉरगेट कि यू आर डीलिंग विद कंट्रीज जिसमें 200-300 साल या हमारे लिए तो 1000 साल का स्लेवरी रहा है। तो वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ दैट एनी मोर। वो हम चाहे थोड़ा कम, 2 रोटी कम खा लेंगे, वो गुलामी नहीं करेंगे। ये उनको समझ नहीं आ रहा है। वो व्हाइट मैन ऑब्सेशन चला गया है। दे डोंट रियलाइज इट एनीमोर। ना ना ना, अब तो बिल्कुल नहीं। अब तो बस वही, इसीलिए वो ट्राई करते रहते हैं ना कि भाई किसी तरह से अपने सिपॉइज को यहाँ पे एक्टिवेट करो, फॉल्ट लाइंस एक्सप्लॉइट करो। वो भी अब नहीं हो रहा है। यही बात। दिख गया हमको, हरियाणा में दिख गया हमको, और आपके नेशनल इलेक्शन में भी दिख गया। सब कुछ होने के दैट बाद इज भी, वाई इतना दे आर सब करने के डेस्परेट सर। बाद भी। दैट इज वाई दे आर डेस्परेट। दैट इज वाई आई एम सेइंग कि बी वेयर अ वॉर में कम। जब ये छोटे छोटे जिस काम नहीं करते, देन दे गो फॉर समथिंग बिग। दैट इज वाई वी शुड बी वेरी केयरफुल। बट इवन देयर आई थिंक देयर कैपेसिटी इज वेरी लिमिटेड। इसमें आई मैं ये एग्री। कहता हूँ, मेरी थियरी क्या आई है, एग्री। मेरी थियरी, व्हाट इज माय थियरी। इंडिया जैसी कंट्री को आप तब तक नहीं डिफीट कर सकते जब तक कि आपके पास बूट्स ऑन द ग्राउंड की कैपेसिटी ना हो। वो कैपेसिटी चाइना के पास है, पाकिस्तान के पास अब नहीं रही। तो वो पाकिस्तान को एक्टिवेट करेंगे नहीं, चाइना उनका गेम खेलेगा नहीं। ठीक है, जैसे इंडिया चाइना के खिलाफ उनका गेम नहीं खेल रहा है। जहां तक इनका खुद का सवाल है या नेटो फोर्सेस का सवाल है, इनकी अब औकात नहीं है अफगानिस्तान के बाद। तो किस तरह का वॉर, यही ये प्रॉक्सी वॉर करते रहेंगे, इससे ज्यादा प्रॉक्सी तो क्या वॉर। करेंगे। बट प्रॉक्सी वॉर। सर मैं, नो आई होप, नो नो, यू आर राइट। मैं 100% एग्री कर रहा हूँ। बट मैं ये भी, मुझे लगता है कि पाकिस्तान खत्म होते होते भी एक बाइट देने का कोशिश करेगा। वो भी एक कहीं ना कहीं, सो वी हैव टू, हाँ, दे कांट विन, दे कांट गिव मेजर डैमेज, but a Kargil kind of a situation cannot be ruled out. That's what I'm saying. As a war, I'm not saying a war across India, but some kind of a problem. तो आइए अब इसी चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। पथिकृत जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, Yes. वंदे मातरम।